जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा समास के भेद। और समास के भेदों में अब तक हम 2 भेद अपने कंप्लीट कर चुके हैं। कितने भेदों में से? 6 भेदों में से जो कंप्लीट हुए हैं उनमें से एक है अव्ययी भाव समास की तमाम वे कंडीशन। दूसरा है आपका अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है। दूसरा जो है प्यारे दोस्तों आपका है द्वंद्व समास। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को देनी है, जिसको प्यारे दोस्तों हम प्रथम कहते हैं। वही हिंदी में पहला कहलाता है। तो मैं लिख देता हूं, संस्कृत आई सबसे पहले प्रथम। इस प्रथम से अपभ्रंश में इससे बन गया पूर्व, और अपभ्रंश से इससे बन गया प्यारे दोस्तों आपका पहला। ठीक है, ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे द्वितीय। इस द्वितीय को हम कहते हैं समास के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा में उत्तर पद, और इसी उत्तर को कहते हैं हम दूसरा। तो यानी कि जहां पहला शब्द प्रधान हो अव्ययी भाव समास, ठीक है, पहला पद, और जहां पहला और दूसरा दोनों हो द्वंद्व समास, दूसरा पद। तो जहां पहला और दूसरा दोनों की प्रधानता हो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जहां पहले और दूसरे दोनों की प्रधानता हो इसको क्या कहेंगे? प्रथम और द्वितीय शब्द की प्रधानता, पूर्व और उत्तर शब्द की प्रधानता, पहला और दूसरे शब्द की प्रधानता, द्वंद्व समास। और जहां केवल और केवल पहला हो वो कहलाता है अव्ययी भाव समास। वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। तो ये अव्ययी भाव समास की कंडीशन है, प्रथम पद। अब कई बार इस तरह से प्रश्न देगा आपको, पूर्व पदार्थ प्रधान समास बताए, बच्चे कंफ्यूज। ये पूर्व पदार्थ क्या होता है? पूर्व पदार्थ प्रधान समास। तो जब वो पूर्व पदार्थ कह रहा है तो यहाँ पदार्थ का अर्थ पद से है। तो ये पूर्व क्या है? तो पूर्व कहते हैं यहाँ पहले को। पूर्व किसे कहते हैं? पहले को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज क्लियर है, तो आप में से एक बार कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको एक नई कंडीशन पढ़नी है, और वो भी द्वंद्व समास की नोट करके। ठीक है, द्वंद्व समास की एक नई कंडीशन आपको सीखनी है। ठीक, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेके 10 तक, तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़। 1 लाख, 1 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 लाख, 1 करोड़ पूर्ण संख्याओं को छोड़कर, पूर्ण संख्याओं। जी क्लियर है? पूर्ण संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में, बाकी सभी संख्याओं में जो शब्दों में लिखी हो, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। जिसने इस लॉजिक को समझ लिया, समझ लो वो समास की रीढ़ की हड्डी जान गया। तो यही दिक्कत है। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था जब समास वाला टॉपिक शुरू हुआ कि आप समास में जिंदगी में पहली बार 50% चीजें एकदम नहीं पढ़ोगे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखो, पढ़ने का जो सही तरीका है, अगर आप उस पर नहीं काम करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे अपने अनुसार पढ़ना चाहते हैं, एक ही दिन में 10-10 क्लास चाहते हैं। ठीक है, आपने लाइव बैच लिया था, उस लाइव बैच में टीचर की ये भूमिका होती है कि उसमें पहले टीचर टॉपिक को लेके आएगा, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस में लेके उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसकी जो भी थ्योरी है वो सारी थ्योरी आपको देगा। लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? आपको नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस हिंदी को आप पिछले 10 साल से रटते हुए आए हो, उस हिंदी को आप एक बार और रटना चाहते हो। समस्या ये है, कोई भी बच्चा आज तक मुझे ये नहीं कहा कि सर जी जो भी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, यही ओरिजिनल चीज है, यही काम की चीज है, यही हमारे नोट्स हैं। बहुत सारी ये जो चीजें मैंने बताई आपको, इससे पहले भी बताई तमाम, आगे भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, ये आपके क्लास नोट्स हैं, यही आपके प्रिंट्स नोट्स हैं। ठीक है, और यही वो ओरिजिनल कंटेंट है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर मान के चलो मैं थोक के बाद, जो कि मेरे पे हैं 1000 से ज्यादा पीडीएफ हिंदी की मेरे पास है, लेकिन उन पीडीएफ की मैं वैल्यू नहीं मानता। वो हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो ओरिजिनल चीज है, वो आपके बोर्ड पे चल रही है सीक्वेंस में। और जब तक ये नहीं सीखोगे, उस पीडीएफ से, उन किताबों से, उस टेस्ट सीरीज से, उन मॉक टेस्ट से करने से कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। मार्केट में हिंदी की 350 से ज्यादा किताबें हैं और हर किताब में 350 से ज्यादा गलतियां हैं, और उन हर किताब के पहले पेज पे लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी पीडीएफ में भी गलती मिलेगी। कितना भी कर ले, वो इंसान है, देवता तो है नहीं कि उसके पास कोई बहुत अद्भुत चक्षु हो और उससे वो सारे एरर निकाल दे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कुछ भी चीज होती है, कई हजार बच्चों के सामने चीजें चल रही है, तो टीचर अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस करता है वो यहाँ करता है। जी, जो पीडीएफ आपको चाहिए वो पीडीएफ बोलती नहीं है, वो पीडीएफ केवल इतना बताती है कि ऐसा होता है। मैंने दी है आपके बैच में, और भी बहुत सारी दूंगा, और ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि लगभग 150 से ज्यादा पीडीएफ आपके पास जाएगी बैच कंप्लीट होते होते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ओरिजिनल चीज ये है, उस पर ना भागिए, आप इनको पढ़िए, समझिए, और जो जो टॉपिक कंप्लीट होता रहे, हिंदी बाय अनुसार यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां उस टॉपिक को प्रैक्टिस करके देखिए कि आपसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं कि नहीं। जो पहले क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे थे, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में वे क्वेश्चन आपसे बने या नहीं, ये क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मुद्दा इस बात का है, मुद्दा कंटेंट को इकट्ठा करने नहीं आए थे आप ये भूल जाते हो। जब घर से चलते हो, मार्केट में घर वाले भेजते हैं सामान लेने के लिए, आप वहां भूल जाते हो कि हम सामान लेने आए थे और हमारे पास 2 घंटे थे और उसके बाद हमें जाके घर का काम करना था, पढ़ना था। वही हालत आपकी क्लास में है। जब आपने ये कोर्स खरीदा था तो टीचर से पढ़ने के लिए खरीदा था, वो चीज आपको मिलेगी, मुझे भी पता है उसकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपको बैसाखी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको परमात्मा ने तो कंप्लीट पैदा किया है, वो भी आप कंप्लीट, लेकिन बिना सहारे के, बिना बैसाखी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। मंजिल तो बनाओगे आप इतनी बड़ी, ठीक है, लेकिन रास्ता तय करने के लिए आपको चाहिए किसी दूसरे के कंधों का सहारा, क्योंकि आप खुद उस लॉजिकली चीजों को समझने में अपने आप को जब समर्थ नहीं पाते हो, तभी आपका ध्यान टॉपिक से दाएं बाएं भागने लगता है। किसी को पीडीएफ चाहिए, किसी को किताब चाहिए, ठीक है, किसी को मॉक टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने कहा, आप लाइफ में 4 महीने सीरियस होके किसी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लो, या आप 4 साल तक पढ़ते रहो, तय आपको करना है। यही हिंदी लोग 4 साल से पढ़ रहे हैं, आगे 4 साल पढ़ना चाहते हैं, और यही वो मैथ है जो पिछले 4 साल से आप कंटिन्यू निकाल रहे हैं, आगे भी 4 साल मैथ पढ़ते रहोगे आप। ऐसा कौन सा मैथ, ऐसा कौन सी हिंदी हो गई जो आदमी 4 साल में ना सिखा पाया हो और 4 साल में सीख ना पाया हो? उसका रीजन पता है क्या है? फतूर भरा हुआ है दिमाग में। ठीक है, जिस दिन इसको ढंग में नहीं लेके आओगे, तब तक आप कितनी भी मेहनत, कितना भी एफर्ट्स लगा लेना, होगा ही नहीं काम। चलो जी, यहाँ पे आ जाओ, इसको समझो ये क्या कंडीशन है। तो जो शब्दों में लिखी हो वे सभी संख्याएं क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे 11, आपसे पूछा जाएगा 11 में समास बताए। बच्चे के तोते उड़ गए, 11 में तो कोई समास ही नहीं होता है, तो एक ही शब्द है, समास तो 2 शब्दों में होता है। 11 शब्द है, आपसे पूछ लिया। 15 में समास बताइए, 55 में समास बताइए, 25 में समास बताइए, 92 में समास बताइए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, अरे ये क्या हो रहा है,
कोई कहेगा इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये जो 11 है जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा, 10 और 1 11। इसमें क्या होगा, हिंदी का 10, 10 और 5 15। ये क्या होगा, 50 और 5 25। ये क्या होगा, अच्छा 55 है, 50 और 5 55। ये क्या है, 20 और 5 25। 20 और 5 क्या हो गया आपका 25। ये क्या हो गया, 90 और 2 92। अब आपको इससे पहले जो क्लास हुई उसमें एक कंडीशन आपको बताई गई थी दोस्तों कि जहां भी हम समास विग्रह में और का प्रयोग करेंगे तो वे दुनिया के सारे एग्जाम्पल द्वंद्व समास के कहलाएंगे। तो ये तो इनका द्वंद्व समास के ही सारे के सारे प्यारे दोस्तों ये क्या है, हाँ देखो मैंने कहा नहीं था एक से एक महानुभव है। अनुराग का देखो कमेंट क्या है, आप कहते हो ना सर जी आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सर जी ये लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, अब इसको पढ़ने से मतलब नहीं जी, बेशक ये रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, पढ़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि जो ऐसे ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति, फिर मैं कहता हूँ बुरा मानते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको मैं क्लास में थोड़ा धमकाता हूँ, फिर बाद में अनाप शनाप पता नहीं कहाँ कहाँ फोन करके क्या क्या बेफालतू बकते हैं। मैं जब भी आपको डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता हूँ तो आपकी भलाई के लिए करता हूँ, उसमें मेरा भलाई नहीं है, मैं तो अपना भला कर चुका हूँ, एक नहीं है 6 बार कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ते समय केवल पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ये सीख जाओगे आप। ठीक है, अब ये तो मुझे ही आदत डालनी पड़ेगी अपनी, ठीक है, कि आते ही पहले डेट और वो अभी 11:20 हुई है और ये एक लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप अपने नाक का प्रयोग ना करें, सोंग के ना देखे कि ये रिकॉर्डिंग है कि लाइव है। तो सारी क्लासें यहाँ लाइव चल रही है, पढ़ो आप। अगर आप ऑफलाइन में मिल जाओ ना मजा आ जाए ईमानदारी से। ऐसे ऐसे महानुभव जो मुझे ऑफलाइन में मिलते हैं, ईमानदारी से पूरी क्लास में मजा आ जाता है। ठीक है, सारे बच्चों का तनाव दूर हो जाता है जो नौकरी का प्रेशर है। ठीक है, तो ये इस तरह के कमेंट होंगे आप लोगों के, तो पढ़ लो चलो। तो ये क्या है, 10 और 1 क्या हो गया, 11 हो गया। आप ये भी कह सकते हो 1 और 10 11, यहाँ 10 और 5 15, 5 और 10 भी 15 हो सकते हैं। तो ये हमने समास विग्रह किया, ये हमारा सामासिक पद था। तो ये जो है यहाँ पे ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इन सब में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है इन सब में। क्योंकि प्यारे दोस्तों आपने ऊपर जो कंडीशन लिखी है वो यही तो कंडीशन है कि 1 से लेके 10 तक 20 30 40 50। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे एक व्यक्ति, फिर कह रहा हूं 2 मार्कर, इसके बाद कह रहा हूं 10 पेन, यहाँ कह रहा हूं 20 शर्ट, 30 लड़के, 40 लड़कियां, 50 शिक्षक, 60 आदमी, ठीक है, 70 छात्र, ठीक है, 90 शर्ट, एनीथिंग, कोई भी वस्तु में इनके साथ प्रयोग करता चला जाऊं तो वो सारे द्विगु समास के उदाहरण बनेंगे। वो क्या बनेंगे, द्विगु समास के उदाहरण बनेंगे। तो जहां 1 से लेके 10 तक की अंकों में संख्याएं किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ से पहले आ रही हो तो वो द्विगु समास का सामासिक पद बनाता है। ऐसे ही 1000 आ जाए, 1000 व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपया, ठीक है, 1 लाख व्यक्ति, 1 करोड़ रुपया, तो सब द्विगु समास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, द्विगु समास, क्योंकि पहला पद संख्यावाची है और दूसरे की प्रधानता है। पूर्ण संख्याओं को, ये सब पूर्ण संख्या 100 90 ये सब है, ये पूर्ण संख्या, इनको छोड़कर बाकी सभी संख्या। तो बाकी सभी संख्या का मतलब क्या हुआ, बाकी सभी संख्या का मतलब यहाँ हुआ कि ये हमें ये कहना चाह रहे हैं 11 से लेके 19, ये हमें कह रहा है 21 से लेके 29, ये 31 से लेके 39 तक, 41 से लेके 49 तक, 51 से लेके 59 तक, 61 से लेके 69 तक, और इसके बाद में यहाँ 71 से लेके 79 तक। इसके बाद ये कहने की कोशिश कर रहा है हमें 81 से लेके 89 तक, और यहाँ 91 से लेके 99 तक की संख्या को अगर शब्दों में लिखोगे, ये संख्या अगर शब्दों में लिखी हो तो वे सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण बनेंगे।
तब द्वंद्व समास बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ 11 ले लिया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो जब आप 11 से लेके 19 तक को शब्दों में लिख दोगे द्वंद्व समास। जब 21 से लेके 29 तक लिख दोगे, अब आपने लिख दिया 30, ठीक है, तो 30 में कोई समास नहीं है, लेकिन आपने लिख दिया 30 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति में द्वंद्व समास हो गया, सॉरी द्विगु समास। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। कैसे हो गया जी इसमें द्विगु समास? क्योंकि पहला पद संख्यावाची है, दूसरे की प्रधानता है, और ये द्विगु समास की कंडीशन है। क्लियर? तो यहां आपने लिख दिया प्यारे दोस्तों 36, ये लिख दिया 36, ये वर्तनी में भी पूछा जाएगा 36। तो ये 36 क्या कहलाएगा? तो यहाँ 30 और 6, 30 और 6 36। और का प्रयोग होगा, कहाँ होता है और का प्रयोग? और का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। किसमें होता है? द्वंद्व समास में। तो ये जो धारणा आपके दिमाग में बैठी हुई थी कि संख्यावाची सारे शब्द द्विगु के होते हैं, ऐसा नहीं है। संख्यावाची शब्द 11 से 19 तक को मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं शब्दों में। अंकों में समास नहीं होता है। आपसे वो पूछता है 32 में समास बताओ, कोई समास नहीं है। आपसे वो पूछता है कि यहाँ पे इसमें 20 में समास बताओ, कोई समास नहीं है, क्योंकि समास 2 पदों में होता है, यहाँ एक ही पद है। यहाँ 11 का मतलब 10 और 1 हुआ ना, तो एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पद हो गए, समास होगा। लेकिन 20 में समास नहीं है। 20 लोग में समास हो सकता है, 20 छात्र में समास हो सकता है, और वो समास होगा द्विगु समास। लेकिन आप इनको लिखोगे, मान के चलो 92 ऐसे लिख रहे हैं, समास पूछ रहा है, होगा नहीं, क्योंकि अंक है, ये डिजिट है। डिजिट में समास नहीं होता है, शब्दों में समास होता है। तो जब हम शब्दों में लिखेंगे संख्याओं को, और वो भी 11 से लेके 19, 21 से 29, 31 से 39, 41 से 49, 51 से 61 से 71 से 79, 81 से 89, 91 से 99 की जब संख्याएं लिखोगे, तो इन सभी संख्याओं को जब शब्दों में लिखोगे, जैसे मैंने अभी 36 लिखा है, 11, 15, 55, 25, 92, एनीथिंग कुछ भी आप लिखो, तो वे सारे की सारे द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। क्या होंगे वे? द्वंद्व समास के उदाहरण। अब बात करते हैं, यहाँ 100 तो आ गया, अब 101 आ जाता है, 101 आता है, 100 और 1, 101, तो क्या कहलाया अपने आप में? द्वंद्व समास। और 100 आदमी आ जाते हैं, द्विगु समास। 1000 रुपया आ जाते हैं, तो 1000 रुपया अगर लिखे जाएंगे शब्दों में, तो अपने आप में क्या है? द्विगु समास। और 1001, 1002, 1003, 1004, 1009, 1010, सारे के सारे द्वंद्व समास। 1000 के बाद की कुछ भी संख्या जुड़े, 100 के बाद कुछ भी संख्या जुड़े, 10,000 के बाद कुछ भी संख्या जुड़े, 1 लाख के बाद कुछ भी संख्या जुड़े, 1 करोड़ के बाद कुछ भी संख्या जुड़े, तो द्वंद्व समास के उदाहरण बनेंगे। किसके उदाहरण बनेंगे? द्वंद्व समास के। लॉजिकली क्वेश्चन ये है, आपको बताना है 1 और 1 में कौन सा समास है, फिर बताना है आपको 10 और 20 में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है केवल 2। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो आप बता पाओगे। एक ऑप्शन है आपका द्विगु समास, और दूसरा है आपका ऑप्शन द्वंद्व समास। तो सभी को यहाँ आंसर करना है कि यहाँ पे 1 और 1 और 10 और 20 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा समास है। ठीक है, 2 आपको ऑप्शन दिए, ये द्विगु है या फिर ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। हाँ, तो मैंने बताया ना अभी हरि किशन, हाँ, तो 20 में कोई समास नहीं है, क्योंकि समास की डेफिनेशन क्या लिखी थी आपने? जहाँ एक शब्दांश से एक शब्द हो, जहाँ 2 शब्दों का योग हो, जहाँ 2 पदों का योग हो। तो जब एक ही शब्द रहेगा, 20 आ जाए, 30 आ जाए, तो इसमें तो समास होगा ही नहीं। समास तो 2 शब्दों के बीच में है ना। तो 20 व्यक्ति में समास हो सकता है, अब 2 हो गए ये, ठीक है, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर आपका आ गया प्यार दोस्तों यहाँ 25 हो गया, तो 20 और 5 25 करोगे आप। तो राइट आंसर क्या है? इन दोनों के दोनों में प्यारे दोस्तों जो समास है, उस समास का नाम है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कैसे करोगे? 1 और 1 समास विग्रह करते समय और का प्रयोग, 10 और 20 समास विग्रह करते समय और का प्रयोग। तो जब कई बार पदों से पता नहीं चलता, तो समास विग्रह भी हमें समास बता देता है। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जब अनुसार आ गया तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 10 और 20, 1 और 1 और 1 आदमी आता,
तो क्या कहलाता? द्विगु समास। तो संख्याओं के बारे में अगर जान गए हो, द्विगु को पढ़ लो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। तीसरा आज का जो हमें समास कंप्लीट करना है वो है हमारा द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु। यहां लिख लेते हैं, फिर जगह बचेगी कम। द्विगु समास। द्विगु समास कहाँ होगा? जहां पहला पद द्विगु समास जहां पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरे पद की प्रधानता हो। दूसरे पद की प्रधानता हो। दूसरा, द्विगु समास समानाधिकरण। द्विगु समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास। द्विगु समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद होता है। तीसरा, द्विगु का अर्थ, द्विगु का शाब्दिक अर्थ, द्विगु का शाब्दिक अर्थ समूहवाची। द्विगु का शाब्दिक अर्थ संख्यावाची। दूसरा, समूहवाची होता है। तो द्विगु का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाची मतलब कहना या बोलना, संख्यावाची और समूहवाची, द्विगु का अर्थ। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये आ गया जी हमारा, पहली कंडीशन ले ली हमने संख्यावाची की। तो जो संख्यावाची शब्द हैं उनको लेंगे, संख्यावाची पद या सामासिक पद। ठीक है जी। जैसे आ गया यहाँ पे एक दंत, एक ईश्वर, एकांत, एक मत, इसके बाद दूसरा ले लेते हैं दो पैर, दो पैर, दो राह, द्विमुखी, दोगुनी। इसके बाद तीसरा तिरमुनी। त्रिरत्न, त्रिवेणी, त्रिलोकी, त्रिलोक, त्रिभुज, त्रिनेत्र। त्रिगुण भी हो सकते हैं। चौथा चौराहा, चौमासा, चौपाया, चतुर्मुख, चतुर्भुज, चतुरानन। जरूरी नहीं जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल वही एग्जाम्पल हो, उनके अलावा भी हो सकते हैं। पंचवटी, पंचास,
पंच अमृत, पंचांग, पंचगंगा, पंचनाग, षडानन, षडासन, षटकोण, षष्ठभुज। जी आगे देखिए 7वां, मैं आऊंगा दोबारा से फिर इन पे ही। सांग, सप्तऋषि, सप्तगंगा, आठ, अष्टाध्यायी, अष्टांग, अष्टावर्ग, नौलखा, नवरत्न, नवराज, नवरात्र या नवरात्रि। दशानन, दशरथ, दशावतार, दशमेश, दस इंद्रिय। तो हमने 1 से लेके 10 तक की सारी संख्याएं ले ली दोस्तों। क्या ले ली? 1 से लेके 10 तक की। इसमें हमने 1 का प्रयोग किया, 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, ठीक है जी। इसके अंदर 7, 8, 9 और 1 10। तो 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याएं। इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं प्यारे दोस्तों जो बहुवीरी समास के हैं। बहुवीरी समास बाद में बना। इनमें से जो संख्यावाची शब्द पहले हैं, बाद वाले शब्द की प्रधानता है। तो ये द्विगु के तो है ही सारे के सारे एग्जाम्पल, लेकिन इनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं अगर द्विगु के साथ ऑप्शन में बहुवीरी दिया हुआ है तो उनको फिर बहुवीरी समास मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुवीरी का खुद का अपना कोई एग्जाम्पल नहीं है। बहुवीरी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो ये तो कर्मधारय से लिए गए या फिर द्विगु समास से लिए गए। और कर्मधारय द्विगु को इसीलिए तत्पुरुष के अंदर रख दिया गया क्योंकि उन दोनों में दूसरे पद की प्रधानता होती है। और आपको स्टेटमेंट में भी ये कहा गया, बताया गया कि द्विगु समास समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद है। तो जो ये कह रहे हैं सर जी इसमें से तो बहुवीरी समास भी है, तो मैं ये कहना चाहता हूं ये सारे के सारे एग्जाम्पल द्विगु समास के भी हैं। इनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल जो है बहुवीरी के भी हैं, लेकिन ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के भी उदाहरण हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन को देता है या नहीं। उसने न तो दे दिया बहुवीरी, उसने न दिया यहाँ पे आपको द्विगु, और वो कह रहा है अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सारे तत्पुरुष के उदाहरण है, क्योंकि द्विगु समास खुद तत्पुरुष का भेद है। तो लिए जो 4 ऑप्शन मिले उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां हमसे वो कौन सी नॉलेज पूछना चाहता है, हमारी कौन सी नॉलेज वो चेक करना चाहता है। अब जिसको मैं सर्कल करूंगा वे सारे बहुवीरी के उदाहरण होंगे जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है। एक दंत गणेश को कहते हैं, क्लियर। द्विमुखी एक सांप है,
2 मुख होते हैं उसको, ठीक है। त्रिमुनि, व्याकरण के 3 मुनि, आयुर्वेद के 3 मुनि। आयुर्वेद के 3 मुनि में एक चरक है, सुश्रुत है और एक वाग्भट है, ठीक है। तो जो सुश्रुत है वो शल्य चिकित्सक के जनक है, जिसको ऑपरेशन करना जो सिखाया पूरे विश्व को, वो सुश्रुत के द्वारा सिखाया गया। आयुर्वेद का जो ज्ञान दिया गया पूरे विश्व को, वो चरक के द्वारा दिया गया। व्याकरण के भी 3 मुनि होते हैं, एक पाणिनि है, एक पतंजलि है, एक कात्यायन है। तो ये भी थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है। इसके साथ त्रिवेणी, ये भी थर्ड पर्सन है। 3 नदियों का जो संगम है उसको त्रिवेणी कह रहे हैं। इसके बाद त्रिलोकी, यहाँ भगवान विष्णु को कहा जाता है, थर्ड पर्सन है। इसके बाद त्रिनेत्र, भगवान शिव को कहा जाता है, थर्ड पर्सन है। और जहां थर्ड पर्सन है, ये दोनों मिलकर तीसरे की विशेषता को बताते हैं, वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसके बाद चतुर्मुख, 4 मुख ब्रह्मा के हैं, ठीक है। 4 जो भुजाएं हैं प्यारे दोस्तों विष्णु की है। चतुरानन, 4 मुख जो है ब्रह्मा जी के हैं, तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण कहलाए। पंचवटी वो है जहां सीता के रहने का स्थान, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसके बाद में षडानन, कार्तिकेय गणेश का बड़ा भाई, शिव पार्वती का पहला लड़का, ये अपने आप में क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण, ठीक है। जो भी मैं सर्कल कर रहा हूं ये बहुव्रीहि के उदाहरण है। सप्तऋषि, जो 7 ऋषि है जिनसे 7 गंगा की धारा निकली। अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की पुस्तक है व्याकरण की, ठीक है। अष्टावर्क एक ऋषि का नाम है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे दशानंद रावण का नाम है, दशरथ राम के पिता हैं। तो ये जो मैंने सर्कल किए, जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि है द्विगु के साथ, ये बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण रहेंगे। लेकिन जब बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, ये द्विगु के उदाहरण रहेंगे। और जब द्विगु ऑप्शन में नहीं है, तो ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण रहेंगे। ध्यान से सुनो दोबारा से, जो जो मैंने सर्कल किए हैं वो दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की विशेषता को बताने का काम कर रहे हैं। और बहुव्रीहि समास की एक कंडीशन है, जहां 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताए तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। 10 और आनंद मिलकर केवल रावण को बता रहे हैं, इसलिए वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। लेकिन जब तक ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हैं और सर्कल किए गए शब्दों को वो पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन में जब तक बहुव्रीहि है, राइट आंसर बहुव्रीहि। जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, सर्कल किए हुए भी और बिना सर्कल वाले सारे के सारे द्विगु। और जब ऑप्शन में द्विगु ही ना हो और बहुव्रीहि भी ना हो, तो सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये सारे की सारी कंडीशन आपको लॉजिकली और सीक्वेंस में समझनी पड़ेगी, तब जाके आप इनको सही तरीके से कर पाओगे। क्लियर। इनमें संख्यावाची शब्द है पहला 1, सब में इसमें 1 है, इन सब में इसमें 2, इनमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। मुझे अलग अलग तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, 7, 8, 9 और 10। तो सब में संख्यावाची शब्द, और मैंने यहाँ यही लिखा कि जहां पहले संख्यावाची शब्द आ जाए, दूसरे पद की प्रधानता है, दांत की प्रधानता है, पहला संख्यावाची। 2 संख्या है, पैर की प्रधानता है। 3 संख्या है, मुनि की प्रधानता है। 4 संख्या है, रास्तों की प्रधानता है। 5 यहाँ प्यारे दोस्तों वट के पेड़ हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, उनके बीच में कुटिया है, पंचवटी। 6 आनन अर्थात मुख है। तो इसी वजह से ये संख्यावाची पद होने की वजह से द्विगु समास के उदाहरण कहलाए। दूसरी जो कंडीशन है वो है समूहवाची। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है समूहवाची। समूहवाची पद भी क्या कहलाते हैं? द्विगु समास के उदाहरण कहलाते हैं। समूहवाची कहने का मतलब क्या है? जैसे सप्ताह कह दिया, दशक, शतक, अष्टमी, शताब्दी, चवन्नी, पंजाब, सरसभुजा। जब समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? सात दिनों का समूह, दशक, 10 वर्षों का
समूह, शतक, 100 वस्तु पदार्थ का समूह, 100 वस्तुओं का समूह, अष्टमी, 8 तिथियों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, चवन्नी, 4 आनों का समूह, पंजाब, 5 नदियों का समूह, सेंसस, 1000 भुजाओं का समूह। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ जो ये समूह शब्द का प्रयोग हुआ, ये सारे के सारे कहलाते हैं समास विग्रह। ये क्या कहलाए? समास विग्रह कहलाए। किसी शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या समास विग्रह कहलाते हैं। ये सामासिक पद है, ये समूहवाची है। क्या बात है? ये बात। सबका दिखता है भाई, आपका कमेंट दिखना जरूरी है। आपका कमेंट नहीं दिखेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मुझे तो भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, आपका कमेंट दिखना जरूरी है। ठीक, आपका नाम लेना, आपका कमेंट देखना, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर नाम नहीं लिया जाएगा आपका, भगवान का ले हम ना ले, लेकिन आपके नाम लिए बिना हमारे खाना खा लेंगे तो पचेगा नहीं, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, एक से एक महानुभाव आए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हम ही अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप सरस्वती की आराधना में हो। अगर सरस्वती की आराधना करते समय मस्ती सूझ रही है, ठीक है, आपके शरीर में गंदगी है, तो वो पढ़ाई जिंदगी में आपके काम नहीं आएगी। और नहीं यकीन आता है तो अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज वालों को, अपने घर परिवार मोहल्ले पड़ोस में एक बार थोड़ा नजर घुमा देना चारों तरफ, और ये देख लेना कि कितने लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं जो अभी घर पे ही है, जिनको नौकरी नहीं मिली, उनकी उम्र निकल गई। क्योंकि जब वक्त एक ऐसी चीज है, समय एक ऐसी चीज है, वो जो मारता है ना, उसका इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, किसी टीचर के पास, घर वालों के पास, उसका इलाज नहीं है। क्योंकि अभी आप जो है ना, माँ बाप के पैसों पे और इसके साथ अपने यार दोस्त के पैसों पे, मोहल्ले पड़ोस वालों के जो है तमाम तरह के साधनों का अभी मजा ले रहे हो। ठीक है, तो अभी आप उस जिंदगी में आए नहीं हो। ठीक है, जो जिंदगी आपको जीनी चाहिए इस 18 साल की उम्र के बाद, उसमें वो मैच्योरिटी अभी आई नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। नौकरी तो लगेगी आपकी, लेकिन वक्त लगेगा। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम उन तमाम बच्चों को सिलेक्शन दिला दें जो 2023-24 में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा है, दोबारा फिर मौका मिलेगा। ठीक है, दोबारा से फिर मौका मिलेगा हम लोगों को, आप लोगों को पढ़ाने का। ठीक है, हम तो सौभाग्यशाली हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हमें आप लोगों का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। समूहवाची यानी कि ये समास विग्रह। तो एक तो हमारे पास कंडीशन ये आई कि जहां समूह या समाहार शब्द आ जाए, समूह या समाहार। समाहार तत्सम शब्द है, समूह उसका तद्भव है। तो समाहार क्या है? तत्सम शब्द है, और समूह उसका क्या? तद्भव। तो जहां समास विग्रह दिया हो और आपसे समास पूछा जाता हो और उसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग हो, आंखें बंद द्विगु समास। ठीक है, तो सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह। दशक 10 वर्षों का समूह। शतक 100 वस्तु पदार्थों का समूह। अष्टमी 8 तिथियों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। चवन्नी 4 आनों, चवन्नी 25 पैसे को कहते हैं, 1 रुपया में 4 चवन्नी होती है। पंजाब 5 नदियों का समूह। 66 भुजा 1000 भुजाओं का समूह। ये सारे के सारे क्या थे?
समूहवाची थे। सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास की दो कंडीशन होती है, एक संख्यावाची पद, दूसरे समूहवाची पद। ये संख्यावाची पद थे, वो समूहवाची है। मैंने कहा कि द्विगु का शाब्दिक अर्थ, द्विगु अपभ्रंश भाषा का शब्द है। द्विगु का प्यारे दोस्तों एक अर्थ होता है संख्यावाची, दूसरा अर्थ होता है समूहवाची। मैंने आपको संख्यावाची के भी सारे एग्जाम्पल दे दिए, मैंने आपको समूहवाची के भी सारे एग्जाम्पल दे दिए, और इन्हीं एग्जाम्पलों को बार बार में पेपर में पूछता है। नहीं, सबका आ रहा है बेटे, पढ़ने पे ध्यान दो। सबका कमेंट आता है ऐसा नहीं है। देखो आप अंदाजा लगाओ, खुद सोचो, एक छोटी सी बात है, ठीक है। आप 18 साल की कम से कम उम्र में रखते हो। किसी भी बैच में कैरियर में 3-4 हजार से नीचे एडमिशन नहीं होते, चाहे हम उसका ऐड करें या ना करें। बैच लेके आए 3-4 हजार एडमिशन नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि लोगों ने पढ़ के सिलेक्शन लिए, और जिन्होंने सिलेक्शन लिए हैं उन्होंने अपने सारे रिश्तेदार यार दोस्त को बोल दिया है कि चुपचाप वहां पहुंच जाओ, इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो जो माउथ पब्लिसिटी से जो हमारे एडमिशन होते हैं ना, हम उनको पढ़ाते हैं, और वही रिजल्ट देने वाले बच्चे होते हैं। ये भीड़ को इकट्ठा तो हम भी नहीं करना चाहते, उसमें तो बर्बाद हो जाएंगे, जैसे बहुत सारे लोग हो गए हैं। तो इसलिए भीड़ को पढ़ा के फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम जब मेहनत करें, हमें भी तो जितने सीरियस, हमें इतने सीरियस बच्चे चाहिए। तो इसलिए आप में से खुद देख लो, आप कितने लोग ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली यहाँ आए। आप इनडायरेक्टली नहीं आए, आपने किसी ने आपको भेजा है, आपने किसी को पढ़ते हुए, सिलेक्शन लेते हुए देखा है। आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके गांव वाले, आपके मोहल्ले वाले यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, तब आपने भरोसा किया और इतनी फीस दे के तब आपने एडमिशन लिया है। हम तो कहीं पोस्टर भी नहीं लगाते, पूरी मार्केट में देख लो कहीं है क्या, ठीक। हाँ, जब बैच आएगा उसकी एक इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचानी पड़ेगी, भाई पहली डेट में आएगा, वो काम हम करते हैं। उसके अलावा हम कभी गले में ढोल लटका के और ढम 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 10-15 दिन तक बजाते ही नहीं है कि बैच आ रहा है, बैच आ रहा है, बैच आ रहा है। अब देखो आप लोगों ने इतना वो दिया, उसकी वजह से हमें एक ही भर्ती के 2-2, 3-3 बैच निकालने पड़ जाए। तो इसीलिए हाँ बिल्कुल, तुम यार क्या बात कर रहे हो, करोड़ों रुपया तो हम पहले ही कमा चुके हैं, तुम ये भी बात, क्योंकि हम सिलेक्शन देते हैं, हम मेहनत करते हैं, ठीक है। हम बातें नहीं करते, हम शेरो शायरी नहीं सुनाते, हम यहाँ बच्चों के नाम नहीं लेते हैं, यहाँ बच्चों के कमेंट पढ़ के अपने नंबर नहीं बनाते, मक्खन नहीं लगाते हैं हम, वो हमारे नेचर में ही नहीं है, वो हमारे नेचर में नहीं है। हमें प्यास लगी है, होठ सूख गए, गला सूखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, पीने नहीं जाएंगे, क्योंकि सरस्वती की आराधना में, ठीक है। चाय आके रख जाती है, ठंडी हो जाती है, उठ के चली जाती है, पियेंगे नहीं, क्योंकि सरस्वती की आराधना में है, ठीक है। 5 मिनट लेट होंगे तो और ज्यादा जबरदस्त पढ़ाएंगे, ताकि बच्चों की जो 5 मिनट खराब है उसकी गिल्टी हमें ना फील हो, ठीक। तो इसीलिए अपने आप में यहाँ जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उन टीचरों के नेचर से वाकिफ हो, उनकी इन्फॉर्मेशन और उनके ज्ञान से वाकिफ हो, उनका जो अनुभव है अगर वो आप तक पहुंच गया तो आपका सिलेक्शन 2024 में हो जाएगा। चलो जी, ये क्या था हमारा द्विगु समास। अब यहाँ इस तरह से प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना, ये तमाम वे एग्जाम्पल हैं जो तत्पुरुष समास के भी उदाहरण है, द्विगु के भी उदाहरण है। इनमें मैंने जिसको सर्कल किया वो किसके उदाहरण है, बहुवीरी समास के भी उदाहरण है। द्विगु समास में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आपको है तो एक बार सारे स्टूडेंट कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक बार अगर समझ में यहाँ तक आ गया है तो सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके बाद पढ़ेंगे हम फोर्थ। और फोर्थ क्या है हमारा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहाँ होगा जी कर्मधारय समास, जहां जिस सामासिक पद का, जिस सामासिक पद मतलब समास वाला पद, जिसमें समास, जिस सामासिक पद का उत्तर पद, दूसरा पद, उत्तर पद, दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान हो, वो क्या कहलाता है, कर्मधारय। अन्य नाम कर्मधारय समास के, कर्मधारय समास के अन्य नाम, क्या नाम है कर्मधारय समास के,
एक तो है विशेषण विशेष्य समास। विशेषण विशेष्य समास कर्मधारय को कहते हैं। दूसरा उपमान उपमेय समास। उपमान उपमेय समास ये किसको कहा जाता है? कर्मधारय समास को। किसको कहेंगे? कर्मधारय समास को। उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य समास। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा एक नाम और है, इसको गुण गुणी समास भी कहा जाता है। गुण गुणी समास भी कहा जाता है। क्लियर? आगे देखिए, ये शब्द है हमारा कर्मधारय, जो कि अपभ्रंश भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अपभ्रंश भाषा का। इस कर्म का अर्थ होता है कार्य और धार्य का अर्थ होता है धारण करने वाला। धारण करने वाला। सबसे पहले भाषा संस्कृत थी, फिर वो पाली में कन्वर्ट हुई, प्राकृत में, अपभ्रंश में, अवट में, प्राचीन हिंदी, फिर हिंदी में। ये सब अपभ्रंश भाषा के शब्द हैं। हिंदी में हम इसे क्या कह रहे हैं? कार्य को धारण करने वाला। पहली कंडीशन बनी जहां एक कार्य दूसरा कार्य को करने वाला हो। कार्य को करने वाला हो, वो क्या कहलाता है? कर्मधारय कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? चाय वाला, पान वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला, दूध वाला, ये सब क्या है? एक इसमें कार्य है और दूसरा कार्य को करने वाला है। इसके बाद स्वर्णकार, सोने की वस्तु बनाने वाला। कुंभकार, घड़े बनाने वाला। लोहार, लोहे की वस्तु बनाने वाला। चर्मकार, चमड़े की वस्तु बनाने वाला। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए? जहां एक कार्य हो और दूसरा उस कार्य को करने वाला हो। इनसे कर्ता का बोध हो रहा है, और कर्ता का बोध कराने वाले सारे कर्मधारय कहलाते हैं। कर्म मीन्स कार्य, धार्य धारण करने वाला। जहां एक कार्य हो और दूसरा उस कार्य को करने वाला हो तो कहलाता है कर्मधारय समास। क्लियर? चाय वाला, पान वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला और दूध वाला, ये सब क्या है? पहला कार्य है, दूसरा कार्य को करने वाला है। चाय बनाने बेचने वाला, पान बनाने बेचने वाला, सब्जी उगाने और सब्जी बेचने वाला, अखबार बनाने और उसको बेचने वाला, दूध वाला, सब कार्य को करने वाला है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन जहां एक विशेषण हो, एक विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण विशेष्य समास, जहां एक विशेषण दूसरा विशेष्य हो। जैसे पीतांबर, महात्मा, कृष्ण सर्प, सुंदर स्त्री और कमीना मंत्री। नटखट बालक, शैतान छात्र, उद्दंड व्यक्ति, भला आदमी,
भूरी लड़की, ये भूरी नहीं है, भूरी है। ये क्या है यहाँ पे, पीत पीला, तो पीला अंबर मतलब अंबर वस्त्र, पीत पीला, पीला वस्त्र हो गया पीतांबर। बहुवीरी समास का भी उदाहरण बनेगा, क्यों, क्योंकि विष्णु को कहा जाता है। महान किसता किसमें, आत्मा में। सांवलापन किसमें है, सर्प में। सुंदरता किसमें, स्त्री में। कमीनापन किसमें है, मंत्री में। नटखट बालक में। शैतानी छात्र में। उद्दंडता व्यक्ति में। भलाई आदमी में, और बुराई लड़की में। तो ये अपने आप में क्या है, ये विशेषण और विशेष्य है। इनमें पहला पद विशेषण है और दूसरा पद क्या है, विशेष्य है। तो ये पीत पीला, तो रंग क्या होते हैं, सारे कलर विशेषण होते हैं, विशेषता को बताने वाले। तो इनको विशेषण विशेष्य समास इसलिए कहा जाता है। समास वहां होता है जहां दो शब्द हो। अब उन दो शब्दों में से एक विशेषण है, एक विशेष्य है, तो कहलाया आपका कर्मधारी है। उन दो शब्दों में से एक कार्य और दूसरा उस कार्य को करने वाला, वो कहलाया कर्मधारी है। तो समास दो शब्दों के बीच में होता है। तो जहां दो शब्दों के बीच में, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां दो शब्दों के बीच में विशेषण विशेष्य का भाव हो, कार्य कार्य करने वाले का भाव हो, तो सारा का सारा क्या कहलाता है, ठीक है, कर्मधारय समास। अब ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन है, क्या कंडीशन है तीसरी, विशेष्य विशेष्य विशेषण समास। ये क्या है, विशेषण विशेष्य समास। जैसे नरोत्तम, पुरुषोत्तम। अब इसमें ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि उत्तम जो विशेषण है वो बाद में आया है और विशेष्य पहले आ गया। नर यहाँ विशेष्य है, यहाँ पुरुष विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, उस संज्ञा, उस व्यक्ति, उस पदार्थ को जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ नर की विशेषता बताई जाती है, नरोत्तम। यहाँ पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि पुरुष में उत्तम। तो ये अपने आप में, जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल आया है, पीताम्बर ये बहुवीरी समास का उदाहरण है, नरोत्तम बहुवीरी समास का उदाहरण है, पुरुषोत्तम बहुवीरी समास का उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो यहाँ पर प्यारे दोस्तों बहुवीरी समास के भी हैं और कर्मधारय के भी। जब तक ऑप्शन में पीताम्बर दिया है और वो ऑप्शन पूछ रहे हैं कि बहुवीरी समास, तो राइट आंसर बहुवीरी बहुवीरी बहुवीरी। और जब इनको देख के बहुवीरी ऑप्शंस में ना हो तो ये कर्मधारय के उदाहरण होंगे, और जब कर्मधारय भी ऑप्शन में ना हो तो ये सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। तो इसको हम विशेषण विशेष्य समास, विशेष्य विशेषण समास भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही फोर्थ जो कंडीशन है हमारी, वो है उपमान उपमेय समास। कौन सा है, उपमान उपमेय समास। उपमान उपमेय समास भी ये कहलाते हैं। तो जो उपमान उपमेय है वो क्या है, जैसे चंद्रमुख है, कल क्लियर करेंगे, ठीक है, चंद्रमुख, ठीक है। तो ये क्या है, एक उसमें उपमान है, एक इसमें उपमेय है। चंद्र इसमें उपमान है, मुख इसमें उपमेय है। तो ये भी क्या कहलाएगा, कर्मधारय, ठीक है, क्या कहलाएगा, कर्मधारय। बाकी यहाँ से आगे की चीजों को कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है मिक्स क्वेश्चनों के साथ, तो हिंदी बाई अनुसार चैनल पर मैं 2 बार मिक्स क्वेश्चनों की आपकी क्लास लेता हूँ। एक बार सुबह 7:30 बजे है, ठीक है। तो सुबह जो 7:30 बजे जो सीरीज चल रही है वो है गदर सीरीज, जिसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आप उसको जरूर अटेंड कीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस की वैरायटी का पता चले, और साथ के साथ ये देखिए कि पहले से कितना आपका तैयार है चीजें और आगे आपको क्या क्या तैयारी करनी है। क्योंकि जब हम टीचर के द्वारा जहां विद सॉल्यूशन क्वेश्चनों को कर रहे हैं उसका फायदा ज्यादा होता है। जब आप अपने आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको नहीं पता होता कि वहां उस कंडीशन में आंसर राइट बना तो कैसे बना, बाकी क्यों नहीं बने। तो किसी भी प्रैक्टिस की सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसका लॉजिक आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज फिर वही होगा जैसे आप पेपर दे के आते हो और आंसर की का वेट करते हो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है।
तो उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। जो आंसर की का वेट करता है सिलेक्शन तो उसका होगा, जिसको पता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो इस वजह से, और मेरे ये क्वेश्चन सही है तो ये इस वजह से सही है। तो उसी दृष्टि से, उसी सोच के साथ, उसी अचीवमेंट के साथ आपको कंटिन्यू पढ़ाई में रहना है। तो पढ़ाई के लिए दो चीज जरूरी है। एक पहला है सबसे जरूरी पेशेंस, जो कि आपके अंदर बहुत कम दिखाई देता है, और दूसरा है पढ़ाई में निरंतरता। तो पढ़ाई में निरंतरता होगी और पेशेंस होगा तो धीरे धीरे आप अपने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तमाम टॉपिक, सब टॉपिक से आप फ्री होते चले जाओगे और वही आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। शाम को जो मेरी क्लास होती है हिंदी बाय अनुसरा चैनल पर, वो 9:30 बजे होती है। उसमें आज मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उसमें अलग तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी होगी। और जो प्यार दोस्तों सुबह 7:30 बजे जो गदर सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चंस की वैरायटी अलग होती है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलता हूँ फिर उपमान उपमेय